रात हो गई, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा, तो भारतीय सैनिकों ने तय कर लिया कि अब क्या करना है। तो अब उन्होंने कहा दिल्ली चलना है और दिल्ली चलकर अंग्रेजों का जो मुख्य केंद्र है उस पर कब्जा करना है। तो लगभग 2000 भारतीय सैनिक, उनके साथ कुछ भारतीय नागरिक जो सामान्य नागरिक थे, गांव से इकट्ठे होकर आए थे, इन लोगों ने घोड़ों की और कुछ खच्चरों की व्यवस्था की और उन पर बैठकर ये सारे सैनिक रातों रात दिल्ली के लिए निकल गए। सवेरा होते होते ये दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को 1857 के साल में दिल्ली में 2000 मेरठ के सैनिक जो भारतीय सैनिक थे और 1500 से ज्यादा लोग जो गांव के सामान्य नागरिक थे, इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जफर की सेना के कई सैनिक थे जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की कसमसाहट तो रखते थे, लेकिन उनका जो बादशाह था, राजा बहादुर शाह जफर, वो लड़ने को तैयार नहीं था। बहादुर शाह जफर कभी भी अंग्रेजों से लड़ने को तैयार नहीं हुआ। हमेशा उसके मन में ये दुविधा रही कि मैं अंग्रेजों से लड़ूं या अंग्रेजों से मित्रता करूं, अंग्रेजों से लड़ने में फायदा है या मित्रता करने में फायदा है। और दूसरा उसका दुर्भाग्य ये था कि उसके आसपास के जो सहयोगी थे वो हमेशा बहादुर शाह जफर को ये समझाया करते थे कि अंग्रेजों से दोस्ती करने में ही फायदा है, लड़ने में कोई फायदा नहीं। जैसे बहादुर शाह जफर की एक पत्नी थी जिसका नाम था जीनत महल, वो हमेशा बादशाह बहादुर शाह जफर को यही कहा करती थी कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़के तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इनसे दोस्ती रखेंगे तो शायद हमें कुछ मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? जीनत महल का एक लड़का था जो बहादुर शाह जफर से पैदा हुआ था। जीनत महल चाहती थी कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद ये उसका लड़का यहाँ का बादशाह बने और उसके नाम से पूरी बादशाहत चले। जीनत महल के मन में ये जो छोटा सा स्वार्थ था, इस स्वार्थ के चलते उसने कभी भी राजा बहादुर शाह को अंग्रेजों से लड़ने नहीं दिया। लेकिन राजा बहादुर शाह की जो सेना थी वो अंग्रेजों से लड़ना चाहती थी। सेना में जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के पूरी तरह से खिलाफ थे। तो हुआ ये कि जब मेरठ के सैनिक वहां पहुंचे और इन्होंने बहादुर शाह जफर के महल में जाकर ये जानकारी दी, महल माने लाल किला, लाल किले में बहादुर शाह जफर रहा करता था, वही उसके महल के रूप में इस्तेमाल हुआ करता था। तो सैनिकों ने जाकर ये सूचना दी कि मेरठ में तो क्रांति हो गई है और अब वो क्रांति दिल्ली में हमें करनी है। तो बहादुर शाह जफर के सारे सैनिक मेरठ के सैनिकों के साथ आकर गले मिले और उन्होंने कहा कि हमें तो क्रांति दिल्ली में भी करनी है, राजा माने तो अच्छा है, नहीं माने तो हम तो क्रांति करेंगे। अब मेरठ के सैनिक, दिल्ली के सैनिक इकट्ठे होकर बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। बहादुर शाह जफर ने बहुत देर तक सोचते हुए कहा, ना हां ना ना। एक स्पष्ट रूप से हां भी नहीं कह रहा था, दूसरी तरफ से ना भी नहीं कह रहा था। फिर मेरठ के सैनिकों ने बादशाह को कहा कि देखो, आप अगर लड़ाई लड़ो हमारे साथ तब आपका नाम इतिहास में रहेगा, नहीं लड़ोगे तो हम तो लड़ने ही वाले और वैसे भी आप मारे जाओगे। अंग्रेज आपको हमारा जासूस कहेंगे और जिंदा नहीं रहने देंगे और हम आपको अब बिना लड़ाई लड़े छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप राजी राजी आते हो हमारे साथ तो अच्छा है, नहीं तो बेराजी हम आपको ले ही लेंगे अपने साथ। बहादुर शाह जफर ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। फिर उसने मेरठ के सैनिकों से कहा कि भाई, मेरे पास तो राजा की पदवी भी नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने छीन ली है। मैं तो नाम का राजा हूं, ना मेरा कोई कानून यहां चलता है, ना मेरा कोई हुक्म मानता है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास कोई धन दौलत है। मैं तो गरीबी में जीवन बिता रहा हूं, मैं तो आपको तनख्वाह भी नहीं दे सकता, पगार नहीं दे सकता। तो मेरठ के सैनिकों ने कहा कि हम तनख्वाह और नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से आजाद कराना है देश को, इसके लिए लड़ रहे हैं। और हम आपसे वेतन मांगने नहीं आए, वेतन के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो हम उसका इंतजाम कर लेंगे। आप तो बस घोषणा करो कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू करना है।
तो बहादुर शाह जफर ने मेरठ के सैनिकों के दबाव में, दिल्ली के सैनिकों के दबाव में घोषणा कर दी और उस घोषणा का बहुत बड़ा असर हुआ। पूरी दिल्ली में 50,000 से ज्यादा सैनिक इकट्ठे हो गए पूरी दिल्ली। आप देखो, मेरठ से 2,000 सैनिक गए थे और लगभग 1,500 साधारण लोग गए थे। इन्होंने दिल्ली में घूम घूम कर 2-3 दिनों के अंदर 50,000 से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और उन 50,000 सैनिकों ने इकट्ठा होकर अंग्रेजों के ऊपर धावा बोल दिया। अंग्रेजों का सबसे बड़ा गढ़ उस जमाने में दिल्ली में हुआ करता था दरियागंज का इलाका। ये जो दरियागंज आज आपको दिखाई देता है, ये पूरा अंग्रेजों का गढ़ हुआ करता था। अंग्रेजों के सारे बड़े अधिकारी इसी दरियागंज इलाके में रहा करते थे। अंग्रेजों के जितने बड़े ऑफिसेस थे, कार्यालय थे, वो दरियागंज इलाके में चला करते थे। अंग्रेजों का एक बड़ा चर्च दरियागंज में था, वो आज भी है। एक हॉस्पिटल हुआ करता था, वो आज भी है। और अंग्रेजों की सरकार जो मुद्रा बनाती थी, सिक्का छापती थी, उसका छापा खाना भी दरियागंज में ही हुआ करता था। और अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा अखबार निकलता था उस जमाने में, उसकी प्रिंटिंग प्रेस भी दरियागंज में। माने ये दरियागंज सबसे महत्वपूर्ण इलाका था अंग्रेजों का। तो इन मेरठ के सैनिकों ने और दिल्ली के सैनिकों ने मिलकर दरियागंज पर ही धावा बोला। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक दिन पूरा और आधा दिन अगले दिन, माने 1.5 दिन के अंदर मेरठ के सैनिकों ने और दिल्ली के सैनिकों ने मिलकर 11,000 से ज्यादा अंग्रेजों को खत्म कर दिया दिल्ली में। 1.5 दिन के अंदर 11,000 अंग्रेज सैनिक मारे गए। और जब इतने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ, तो फिर पूरे भारत में इसकी एक लहर शुरू हो गई। दिल्ली की खबर जहां जहां तक पहुंची, वहां वहां तक अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू हो गया। दिल्ली से खबर निकली, 1.5 दिन में दिल्ली आजाद हो गई अंग्रेजों की गुलामी से। आप कल्पना कर सकते हैं, अंग्रेजों की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र एक दिन पूरा और आधा दिन, माने 36 घंटे में पूरा दिल्ली आजाद था अंग्रेजों की गुलामी से। यूनियन जैक दिल्ली में जहां जहां था सब जलाकर क्रांतिकारियों ने फेंक दिया था और हर जगह भारत का झंडा दिल्ली में लहरा गया था। दिल्ली से खबर अलीगढ़ पहुंची, अलीगढ़ से मेरठ, माफ करना, एटा पहुंची, एटा से इटावा पहुंची, इटावा से मैनपुरी पहुंची, मैनपुरी से कानपुर पहुंची, कानपुर से लखनऊ पहुंची, लखनऊ से आगे आगे खबर पहुंचती रही। और एक दूसरा क्षेत्र था कि दिल्ली से खबर मुरादाबाद पहुंची, मुरादाबाद से बरेली पहुंची, बरेली से शाहजहांपुर पहुंची। तो एक अलीगढ़ की दिशा में और एक बरेली की दिशा में, दोनों तरफ जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ भारत के नागरिकों ने, सैनिकों ने जो मोर्चाबंदी की है और उसका जो वर्णन है वो अद्भुत है। आप ये सुनकर जरूर गौरव महसूस करेंगे कि भारत के क्रांतिवीरों ने और साधारण नागरिकों ने 15 दिन के अंदर 51,316 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट में सुला दिया 15 दिन के अंदर। और 51,316 ये अंग्रेज जो मारे गए ना, इनकी कब्र सब भारत में है। उन कब्रों की गिनती हुई तब ये पता चला कि इतने अंग्रेज मारे गए इस देश। और ये अंग्रेज जो मारे गए, आपको ये भी सुनकर हैरानी होगी कि कुल जो अंग्रेज भारत में थे 1857 में, उन अंग्रेजों की संख्या 51,630 थी और 51,316 मारे गए। माने लगभग 300 अंग्रेज जिंदा बचे। और जो जिंदा बचे, उनकी जो डायरियां उन्होंने लिखी हैं, जो अंग्रेज जिंदा बच गए 1857 की क्रांति में, वो पढ़ें तो हंसी आती है। अंग्रेजों ने लिखा कि हम इसलिए जिंदा बच गए कि हमने अपने शरीर पर कोयले की राख मल ली थी और हम काले दिखने लगे थे, इसलिए भारतवासियों ने हमको छोड़ दिया और ये समझकर छोड़ दिया कि ये तो अपने ही व्यक्ति हैं, क्योंकि शरीर पर कालिख पोती हुई थी। कई अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में लिखा है
कि हम इसलिए जिंदा बच गए कि हमने फकीरों का वेश धारण कर लिया। और हमारे देश में कहा जाता है फकीरों को मारना नहीं, तो वो इसलिए जिंदा हो गए कि बच गए कि फकीरों का वेश धारण किया। कुछ अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि वो इसलिए जिंदा बच गए कि उन्होंने साधु संत का चोला ओढ़ लिया। और कई अंग्रेज, कम से कम 250 से ज्यादा अंग्रेजों ने अपनी डायरी में इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास जो भी कपड़े थे उस कपड़े को सबसे पहले उन्होंने नारंगी रंग में रंगा, क्योंकि ये नारंगी रंग भारत में श्रद्धा का, सम्मान का प्रतीक है। और अंग्रेजों को लगा कि जिंदा बचने के लिए इस नारंगी की शरण में ही जाना पड़ेगा, भगवा ही लेना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने अपने कपड़े भगवा रंग में रंग लिए और उन कपड़ों को उन्होंने पहन लिया और भारतीय लोगों ने उनको छोड़ दिया, उनके ऊपर दया दिखाई। लेकिन जो अंग्रेज छूट गए वही हमारे लिए खतरनाक साबित हो गए। ये छूटे हुए अंग्रेज, ये बचे हुए अंग्रेज किसी तरह से भारत से इंग्लैंड वापस चले गए और लंदन वापस जाने के बाद इन्होंने जो कहानी सुनाई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट परेशान हो गई। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह तय किया गया कि भारत जैसा देश अगर हमारे हाथ से निकल गया तब तो सारी दुनिया के देश हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो बहस हुई भारत के बारे में वो 1857 1 सितंबर के दिन हुई। 1 सितंबर 1857 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों की संयुक्त बैठक हुई। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई। इस संयुक्त बैठक में सबसे बड़ा प्रश्न था कि भारत आजाद हुआ तो क्या होगा, भारत हमारे हाथों से निकल गया तो क्या होगा। सारे अंग्रेज अधिकारियों का एक मत से यह कहना था कि अगर भारत हमारे हाथ से निकल गया तो दुनिया के 70 देश हमारे हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये भारत के रास्ते पे ही चल पड़ पाएंगे और भारत के तरीके से ही अपने यहां बगावत करके, क्रांति करके आजादी हासिल करेंगे। इसलिए भारत को वापस अपने कब्जे में लाना है, भारत को फिर से गुलाम बनाना है, भारत पर फिर से अंग्रेजों का शासन स्थापित कराना है, इसके लिए कुछ किया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेजों की संसद ने एक स्वर से तय किया कि दोबारा से बहुत बड़ी सेना फिर भारत में भेजी जाए और उस सेना की ताकत से भारत को फिर गुलाम बनाने के काम में लगा जाए। उसी समय में संयोग कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेजों का एक बड़ा युद्ध चीन के साथ होने वाला था और अंग्रेजों का जो युद्ध चीन के साथ होने वाला था उस युद्ध में अंग्रेजों ने चीन को हराने के लिए बहुत बड़ी सेना तैयार कराई हुई थी। वो पूरी सेना उन्होंने भारत के लिए रवाना कर दी। और एक दूसरा संयोग उस समय यह भी हुआ कि अंग्रेजों की ईरान के साथ एक बड़ी लड़ाई उसी समय खत्म हुई थी, जिस लड़ाई में ईरान हार गया था, अंग्रेज जीत गए थे और अंग्रेजों ने ईरान पर वैसे ही कब्जा कर लिया था जैसे भारत पर कब्जा किया हुआ था। तो ईरान में जो अंग्रेजी फौज थी और चीन के लिए जो फौज उन्होंने तैयार की हुई थी, इन दोनों फौजों को भारत में भेजने का फैसला किया गया। लेकिन जब संसद में यह बात आई कि भारत में ये अंग्रेजी फौज अगर जाएगी तो इसकी कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो ईरान से आने वाली अंग्रेज फौज और चीन के खिलाफ लड़ने वाली अंग्रेज फौज दोनों की संख्या जोड़ी गई तो कुल मिलाकर 64,000 के आसपास वो संख्या निकल रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस इस बात की हो रही थी कि ये 64,000 अंग्रेज सैनिक आखिर भारत में जाकर कितनी देर लड़ेंगे, क्योंकि 51,316 अंग्रेजों को तो भारतवासियों ने 15 दिन में ही खत्म कर दिया था। तो अंग्रेजों की चिंता इस बात की थी कि हमारे ये 64,000 के आसपास सैनिक हैं, ये कितने दिन लड़ पाएंगे, कितना मुकाबला कर पाएंगे। तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने एक सुझाव दिया और वो सुझाव हमारे लिए बहुत तकलीफ का कारण बन गया। विल्बरफोर्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि हमारे अंग्रेज सैनिक कभी भी भारत को दोबारा जीत नहीं पाएंगे। इसको आपको
ध्यान से सुनने की जरूरत है। विल्बरफोर्स कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हमारे अंग्रेज सैनिक कभी भी भारत को दोबारा जीत नहीं पाएंगे। क्यों? तो वो कहता है कि भारत का एक सैनिक 10 अंग्रेजों को मार के गिरा देता है। भारत का एक सैनिक 10 अंग्रेज सैनिकों पे भारी पड़ता है। और विल्बरफोर्स कहता है कि जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में भारत में काम कर रहे हैं, उन्हीं की संख्या 2,64,000 से ज्यादा है। अगर वो ही लड़ गए इन अंग्रेजों से तो ये तो काम तमाम इनका 2-3 दिन में ही हो जाएगा। तो क्या करें, कोई और योजना बताओ। तो विल्बरफोर्स कहता है कि एक योजना है कि भारत में कुछ राजा महाराजा ऐसे हैं जो अंग्रेजों से वफादारी कर सकते हैं। कई ऐसे भारत के राजा महाराजा हैं जो अंग्रेजों से दोस्ती कर सकते हैं। कई ऐसे राजा महाराजा हैं जो अंग्रेजों के सहयोगी बन सकते हैं। इन राजा महाराजाओं से मदद ली जाए और इनसे सैनिक लिए जाएं, उनके साथ अंग्रेज सैनिक मिले और तब भारत पर दोबारा हमला किया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिस्ट बनाई गई कि बताओ कौन कौन से राजा महाराजा हैं भारत में जो अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं, जो अंग्रेजों से सहयोग कर सकते हैं, जो अंग्रेजों से दोस्ती कर सकते हैं और भारत के अपने ही नागरिकों के खिलाफ लड़ सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है और बहुत दुख है ये कहते हुए कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में सूची बनना शुरू हुआ तो जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में नौकरी करके वापस गए थे, आप तो जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में 1750 से बंगाल में काबिज हो चुकी थी और 1750 से 1857 करीब करीब 105-6 साल में जो अंग्रेजों ने यहां नौकरी की थी, ये अंग्रेज यहां से वापस गए थे। इन अंग्रेजों को पूछा जाने लगा कि तुम बताओ कौन राजा है जो भारत की बहुत मदद कर सकता है, कौन ऐसा सामंत है, कौन ऐसा जागीरदार है, कौन ऐसा ताल्लुकेदार है जो भारत में भारतीयों के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों की मदद करे। तो सबसे पहला नाम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया, बहुत शर्म आती है मुझे वो नाम लेने के लिए, वो नाम था जीवाजी राव सिंधिया। अंग्रेजों की संसद में सारे अंग्रेज सांसदों ने एक स्वर से ये कहा कि भारत में हमें सबसे अच्छा कोई मित्र मिल सकता है तो वो जीवाजी राव सिंधिया है। जीवाजी राव सिंधिया का मतलब आप जानते हैं, माधवराव सिंधिया के परिवार के लोग, विजया राजे सिंधिया के परिवार के लोग, वसुंधरा राजे सिंधिया के परिवार के लोग, ये सिंधिया परिवार अंग्रेजों का सबसे वफादार परिवार इस देश में रहा है। और अंग्रेजों की संसद में इनका नाम आया कि ये हमारी सबसे ज्यादा मदद करेंगे। तो अंग्रेजों की संसद ने तय किया कि जीवाजी राव सिंधिया को पत्र लिखा जाए अंग्रेजी सरकार की तरफ से। तो जीवाजी राव सिंधिया को पत्र लिखा गया। फिर पूछा गया कि दूसरा कौन राजा है भारत का जो मदद करेगा अंग्रेजों की। तो दूसरा नाम आया, वो बहुत शर्मनाक है, वो नाम भी पटियाला के जो महाराजा हुआ करते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम आप सभी जानते हैं, जो पंजाब में बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। इनके खानदान का नाम आया कि ये जो पटियाला का राजघराना है ये अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद करेगा। फिर तीसरा नाम आया वो निजाम हैदराबाद का। आप जानते हैं हैदराबाद रियासत थी और वो रियासत सालार जंग नाम के एक व्यक्ति के कंट्रोल में थी जिसको निजाम हैदराबाद कहा जाता था। तो निजाम हैदराबाद का तीसरा नाम आया कि ये भी अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं। चौथा नाम आया जींद का एक महाराजा हुआ करता था। पांचवा नाम आया नाभा नाम की एक रियासत थी पंजाब में, वहां का एक राजा हुआ करता था। छठवां नाम आया वो त्रावणकोर की रियासत के राजा का आया। सातवां नाम जूनागढ़ की रियासत के राजा का आया। फिर आठवां नाम 10वां, 11वां, 12वां, 50, 60, 70, 80 ऐसे सैकड़ों नाम अंग्रेजों की संसद में आए और अंग्रेजों ने ये मान लिया और तय कर लिया कि इन राजाओं की मदद से हम भारत पर दोबारा कब्जा करेंगे। क्योंकि अंग्रेजों के पास तो सैनिक थे नहीं जो लड़ते।
64,000 कुल सैनिक उनके पास थे और उन सैनिकों का क्या हाल होता वो अंग्रेजों को अंदाजा था। तब ये चिट्ठियां लिखी गई और भारत के इन राजाओं से संपर्क किया गया। तो सबसे पहले जीवाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों को वायदा किया कि आप दोबारा अगर भारत में आते हैं और क्रांतिकारियों से लड़ाई लड़ेंगे तो मेरी 40,000 सैनिकों की फौज आपकी सेवा में रात दिन खड़ी रहेगी। और न सिर्फ 40,000 सैनिकों की फौज अंग्रेजों की सेवा में खड़ी रहेगी, बल्कि जीवाजीराव सिंधिया ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को मैं भेंट करूंगा अगर अंग्रेज वापस भारत में आएंगे तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 40,000 सैनिकों का वायदा जीवाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों से किया। इसी तरह पटियाला के महाराजा ने वायदा किया, इसी तरह जींद के महाराजा ने वायदा किया, इसी तरह से नाभा के महाराजा ने वायदा किया। और अंग्रेजों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि ये भारत के जो राजा महाराजा अंग्रेजों को फौज देने को तैयार हैं, वो फौज कुल मिलाकर 3 लाख 3.5 लाख से ज्यादा हो रही है। तब अंग्रेजों को भरोसा आ गया और उनको लगा कि 3.5 लाख से ज्यादा तो भारतीय सैनिक मिल रहे हैं, 64,000 हमारे पास अपने सैनिक हैं। उनका गणित उन्होंने बिठाया और फिर अपनी सेना को भारत के लिए रवाना किया। और जब तक अंग्रेजों की सेना भारत में पहुंची, ईरान से आई हुई सेना और चीन के युद्ध की तैयारी में लगी हुई सेना, उसको भारत आने में समय लगा। जितना समय इस सेना को भारत पहुंचने में लगा, उतने समय तक भारत पूरा देश स्वतंत्र रहा, पूरा देश स्वतंत्र रहा, सारा भारत आजाद रहा। 1857 के जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि 10 मई 1857 से लेकर 19 सितंबर 1857 तक सारे भारत के 350 से ज्यादा जिले अंग्रेजों की गुलामी से पूरे आजाद रहे। 350 जिलों में अंग्रेजों के खिलाफ ये क्रांति की बगावत हुई और ये 350 जिले उस जमाने में रियासतों के बराबर हुआ करते थे। जैसे मेरठ आजाद रहा 10 मई से लेकर 19 सितंबर तक, दिल्ली आजाद रहा 10 मई से लेकर 19 सितंबर तक, दिल्ली के आसपास अलीगढ़, एटा, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, लखनऊ के पास कानपुर, कानपुर के आगे बिठूर, बिठूर के आगे फतेहपुर, ऐसे भारत के 350 जिले जो उस जमाने में रियासतों के नाम से जाने जाते थे, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद थे और इनमें भारत का झंडा फहराया जाता था। यूनियन जैक कहीं पर भी नहीं था, भारत आजाद हो गया था। अब हमारे मन में जब ये सवाल आता है कि अगर भारत आजाद हो गया था 1857 में, तो 1947 तक गुलामी क्यों झेलनी पड़ी? ये 1947 तक की गुलामी भारत के उन गद्दार राजा महाराजाओं के कारण झेलनी पड़ी जो अंग्रेजों से मिल गए थे और क्रांतिकारियों का विरोध कर रहे थे। जीवाजीराव सिंधिया जैसे भारत के ऐसे 60 से ज्यादा राजा महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की हां में हां मिलाई थी और अपनी सेना अंग्रेजों के समर्थन में भेजी थी। अब एक मजेदार घटना घटित हुई कि जैसे जीवाजीराव सिंधिया ने अपनी सेना को आदेश दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं है, अंग्रेजों के समर्थन में लड़ना है, क्रांतिकारियों के खिलाफ, तो जीवाजीराव सिंधिया की सेना में बगावत हो गई और सेना में 2 फाड़ हो गए, 2 टुकड़े हो गए। एक हिस्सा सेना का भारत के क्रांतिकारियों के साथ मिल गया, दूसरा हिस्सा राजा की वफादारी में अंग्रेजों के साथ चला गया। जो हिस्सा जीवाजीराव सिंधिया की सेना का क्रांतिकारियों के साथ मिल गया, उस हिस्से का नेतृत्व किया महारानी झांसी लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने। वही सेना थी जिसकी मदद से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा और तात्या टोपे अंग्रेजों के खिलाफ 8 महीने तक सतत युद्ध करते रहे। भारत के क्रांतिकारियों में सबसे ज्यादा लंबे समय तक
अंग्रेजों से लड़ाई जिन्होंने लड़ी है उनका नाम है तात्या टोपे। 8 महीने तक लगातार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उन्होंने। और उनके सैनिक कौन थे? वही सैनिक थे जो जीवाजीराव सिंधिया के आदेश पर अंग्रेजों के साथ नहीं मिले, क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। उन्हीं सैनिकों की मदद से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को बार बार युद्ध में परास्त किया और बार बार अंग्रेजों ने मुंह की खाई। और आपको मालूम है, एक समय तो ऐसा आया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जीवाजीराव सिंधिया को ग्वालियर, सिर्फ ग्वालियर पर चला बल्कि ग्वालियर के आसपास के बहुत बड़े इलाके में, जिसको गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ये पूरा इलाका महारानी झांसी लक्ष्मीबाई के कंट्रोल में था। अंग्रेजों की गुलामी से ये पूरा इलाका आजाद था। अगर आप आज बुंदेलखंड के नक्शे को देखना चाहें, जिसको हम बुंदेलखंड कहते हैं आज, ये पूरा बुंदेलखंड झांसी रानी लक्ष्मीबाई के राज्य के रियासत में आ गया था अंग्रेजों से आजाद होने के बाद। ये बहुत जबरदस्त संग्राम झांसी की रानी का अंग्रेजों के साथ हुआ था। आप तो सभी जानते हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के हर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था, एक युद्ध को छोड़कर। अंग्रेजों ने जब जब झांसी पर हमला किया, कभी भी अंग्रेज झांसी को जीत नहीं पाए। एक आखिरी युद्ध अंग्रेजों ने 1858 में जो लड़ा था, उसी में उनकी विजय हुई थी। 1857 में तो एक भी युद्ध में वो जीत नहीं पाए थे। इधर नाना साहब पेशवा, जो कानपुर के पास बिठूर में रहा करते थे, उन्होंने बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर रखा था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। और नाना साहब पेशवा के जो सहयोगी और दूत थे, उन्होंने पूरे अवध प्रांत में क्रांति की मशाल जलाई हुई थी। तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इनके सहयोगियों की पूरी जो सूची है, इस सूची में 2-3 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी आंखों के सामने अभी तक नहीं आ पाई हैं, वो ये कि एक क्रांतिकारी परिषद बनाई गई थी। उस क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष थे नाना साहब पेशवा, उसके उपाध्यक्ष थे तात्या टोपे और उसकी महासचिव थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये तीनों क्रांतिवीर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव की भूमिका में थे। और उस क्रांतिकारी परिषद के कार्यकर्ताओं की संख्या सारे देश में लाखों में थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस संख्या का अनुमान लगाया है। एग्जैक्ट तो वो नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं कि अनुमान के हिसाब से इस क्रांतिकारी परिषद में सारे देश के लगभग 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। पूरे देश के 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए थे। अब आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए, एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम है चार्ल्स बॉल। एक दूसरा अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम है ट्रेवेलियन। और एक तीसरा अंग्रेज इतिहासकार हुआ जॉन केई। इन तीनों ने असेसमेंट किया है, इन तीनों ने अनुमान लगाया कि 1857 में भारत में जो क्रांति हुई उसमें कितने लोग शामिल थे। तो इन तीनों का अनुमान लगभग 4.5 करोड़ के आसपास का है कि 4.5 करोड़ भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ इस 1857 की लड़ाई में थे। इनमें से 7,32,780 क्रांतिकारी थे जो लीडरशिप में थे, जो नेतृत्व में थे, और बाकी जो भारतवासी थे वो सब उनके सहयोगी की भूमिका में थे। तो 7,32,780 जो थे, उनमें से एक थे नाना साहब पेशवा, उनमें से एक थे तात्या टोपे, उनमें से एक थी महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, उनमें से एक थी महारानी अवंतीबाई, उनमें से एक थी गजमाला, रानी गजमाला। ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारी थे। इनमें कुछ हिंदू थे और कुछ मुसलमान भी थे। मुसलमान जो लीडरशिप में बड़े लोग थे इस देश में, उनमें से एक थे मौलवी लियाकत अली, एक दूसरे थे मौलवी अजीमुल्ला। ये अजीमुल्ला जो व्यक्ति थे, ये तात्या टोपे के सबसे खास व्यक्ति बताए जाते हैं। तात्या टोपे
उनको अपना राइट हैंड कहा करते थे, दाहिना हाथ कहा करते थे, और अजीमुल्लाह को नाना साहब पेशवा भी अपना दाहिना हाथ मानते थे। तो नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे के साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ने वाले अजीमुल्लाह, ऐसे लियाकत अली, ये दो बड़े मुस्लिम भाई थे। और इसके अलावा